नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष और टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मंगलवार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर वक्फ संपत्तियां छीनी गईं तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एसी कमरे में बैठकर कुछ भी कहना आसान है, लेकिन कोई गांव में जाकर कहकर दिखाए कि वक्फ की संपत्ति अब उनकी नहीं रही। ये फैसला मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा गया है। हम इसे सही नीयत से लिया गया कदम नहीं मानते। दरअसल केंद्र के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को महीनों तक लागू करने से इनकार करने के बाद टीएमसी सरकार ने पिछले सप्ताह आखिरकार इस कानून को मानते हुए राज्य की 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा 5 दिसंबर तक केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पहले कुछ और सोच रही थी, अब मुख्यमंत्री कुछ और सोच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियां बेहद अहम हैं और आने वाला संघर्ष लंबा और मुश्किल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को गुजरात में आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान दावा किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जनता के पैसे से किया जाए, लेकिन सरदार पटेल ने इसे रोक दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल, जिनकी मां गुजराती थी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सरकारी धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण ना हो। उन्होंने आगे कहा कि जब नेहरू ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पुनः स्थापित करने का मुद्दा उठाया तो पटेल ने स्पष्ट किया ये अलग मामला था, क्योंकि मंदिर के नवीनीकरण के लिए 30 लाख रुपए जनता ने दान किए थे और सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि राम मंदिर का निर्माण भी पूरी तरह जनता के सहयोग से हुआ और सरकार ने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उन्होंने इसे असल सेक्युलरिज्म बताया। रक्षा मंत्री के इस दावे पर विपक्ष और जनता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे बस इस बात से दुख है कि राजनाथ सिंह ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी पार्टी से प्रभावित हो गए हों या उन्हें ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। नेहरू ने उन्हें यानी कि सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया था। राजनाथ जी, ये बयान आपके इतिहास या आपके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राजनाथ सिंह कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लंबे समय तक सेवा की। इस दौरान उन्होंने देश को उस समय दिशा और दृष्टि दी जब अंग्रेज अभी अभी गए थे। गरीबी व्यापक थी और देश के भविष्य के पाठ्यक्रम को भी परिभाषित किया जाना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, बाबरी मस्जिद पहले से बनी हुई थी, 1992 में ध्वस्त हुई। नेहरू द्वारा सरकारी धन से निर्माण का कोई प्रमाण नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभिलेखागार में शून्य प्रमाण होने का हवाला देते हुए बयान को खारिज किया। इतिहासकारों का कहना है कि यह दावा ऐतिहासिक रूप से आधारहीन है और राजनीतिक संदर्भ में प्रचारित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में एक बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें या तो अपनी बात के सबूत पेश करने चाहिए या फिर माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शर्मनाक है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा वो सरकार में है, उन्हें कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने उनके यानी कि भाजपा के पैतृक संगठन आरएसएस की मानसिकता के खिलाफ एक पत्र लिखा और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में बैठे लोग देश में इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित हो चुके हैं। कुल 12 सीटों में से भाजपा ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3 तो कांग्रेस 1 और 1 पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने जीत दर्ज की। सबसे बड़े मार्जिन से शालीमार बाग से बीजेपी की उम्मीदवार अनीता जैन ने 10,101 वोटों से जीत दर्ज की। अनीता जैन को यहां 16,843 वोट मिले हैं, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बबीता राणा महज 6,742 वोट पर सिमट गईं। बीजेपी के लिए ये एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने से पहले रेखा गुप्ता यहीं की पार्षद थीं। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने नारायणा, मुंडका और दक्षिण पूर्वी वार्ड में जीत हासिल की। बीजेपी को सबसे ज्यादा 7 सीटें मिली, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसके आंकड़े घटे। चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए आप दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि चुनाव कड़ा था, आप 3 पर थी और 3 पर बनी रही। बीजेपी गलत तरीकों का सहारा लेने के बावजूद 9 से घटकर 7 पर आ गई।
दिल्ली में बीजेपी सरकार की पहली परीक्षा में साफ हुआ, बीजेपी नीचे जा रही है। उनके बड़े नेता मंच पर से कहते रहते हैं कि आपके पार्षद को चुना तो काम नहीं होने देंगे, फिर भी बीजेपी की सीटें घटी हैं। भारतीय रुपया बुधवार 3 दिसंबर को पहली बार 90.24 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। इस रिकॉर्ड गिरावट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रुपए पर दबाव पिछले कई हफ्तों से जारी है, जबकि आरबीआई लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। इसके बावजूद डॉलर की बढ़ती मांग और वैश्विक दबाव के कारण रुपए में और कमजोरी आई है। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने 2013 की मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, जब 2013 में रुपया 60 पहुंचा था तब नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था। आज रुपया 90 पार कर गया है, अब क्या कहेंगे मोदी जी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी के पुराने बयान को याद दिलाया कि डॉलर मजबूत हो रहा है, भारत टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज उनकी ही वजह से रुपया 90 के पार आ गया है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल ने सवाल उठाया, रुपया गिर क्यों रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने हमला बोलते हुए लिखा कि रुपया 90 पार पहुंच गया है, कई अन्य मुद्राओं के मुकाबले और भी खराब। वित्त मंत्री चुप क्यों हैं? 2014 में अच्छे दिन का वादा किया था, शायद वो किसी और के लिए थे। बुधवार को संसद भवन परिसर में कई विपक्षी सांसदों ने नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इन कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, वाम दलों के कई सांसद शामिल हुए। सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाए, लेबर कोड वापस लो, मजदूरों के हक पर वार बंद करो। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी थाम रखा था जिस पर लिखा था, नो टू कॉर्पोरेट जंगल राज, यस टू लेबर जस्टिस, यानी कॉर्पोरेट जंगल राज नहीं चाहिए, मजदूर न्याय चाहिए। बता दें, सरकार ने पिछले महीने ही 4 नए लेबर कोड लागू किए थे जो 2020 से अटके हुए थे। विपक्ष का कहना है कि ये कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर देंगे और कंपनियों को ज्यादा ताकत देंगे। स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनियां एप्पल और गूगल सरकार के उस आदेश पर आपत्ति जता रही हैं जिसमें कहा गया है कि सभी नए फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल किया जाए। इन कंपनियों का कहना है कि ऐसा करना प्राइवेसी और फोन की सिस्टम सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक एप्पल और गूगल दुनिया के किसी भी देश में सरकारी ऐप को फोन में अनिवार्य रूप से डालने का उदाहरण नहीं रखते। अगर भारत में ऐसा करना पड़ा तो उन्हें iOS और एंड्रॉयड सिस्टम को सिर्फ भारत के लिए अलग से बदलना पड़ेगा, जो बेहद मुश्किल और महंगा काम है। इसलिए दोनों कंपनियां अब इस ऐप को देने का कोई कम दखल देने वाला तरीका ढूंढ रही हैं। सैमसंग भी सरकार के आदेश की समीक्षा कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट भले ही अपने लक्ष्य से ज्यादा इंटर्नशिप अवसर देने में सफल रहा हो, लेकिन देश के युवाओं ने इस योजना में कम दिलचस्पी दिखाई है। सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत कंपनियों ने 2 चरणों में कुल 1,65,000 इंटर्नशिप ऑफर किए हैं। लक्ष्य सिर्फ 1,25,000 ऑफर का था, जिसे योजना ने पार भी कर लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 1,65,000 इंटर्नशिप ऑफर में से सिर्फ 20% युवाओं ने ही इन्हें स्वीकार किया, यानी ज्यादातर इंटर्नशिप ऑफर खाली रह गए। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में बताया कि युवा इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। सरकार अब समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवा इस योजना को लेकर उत्साहित क्यों नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। पुतिन का ये भारत दौरा दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पुतिन के इस यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच एक बड़े समझौते की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने भारत के साथ हुए महत्वपूर्ण सैन्य समझौते रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे 18 फरवरी को भारत और रूस की सरकारों ने साइन किया था। पिछले हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने इसे संसद में अनुमोदन के लिए भेजा था। स्टेट ड्यूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं। आज इस समझौते की मंजूरी हमारे रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले एक बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यूके, फ्रांस और जर्मनी के राजनयिकों ने एक साथ मिलकर 1 दिसंबर को एक अखबार में लेख लिखा जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया गया और राष्ट्रपति पुतिन पर मानव जीवन के प्रति पूरी तरह लापरवाह होने का आरोप लगाया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा यह बहुत असामान्य है। तीसरे देश के रिश्तों पर सार्वजनिक तौर पर सलाह देना स्वीकार्य नहीं है। हमने इस पर गंभीर नोट लिया है। केरल में सस्पेंडेड कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक दूसरी युवा महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अपनी पूरी शिकायत ईमेल के जरिए कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ को भेजी है। महिला का कहना है कि ममकूटथिल ने उन्हें शादी का झांसा देकर एक होमस्टे पर बुलाया और फिर रेप किया। उसने ये भी आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया और गर्भधारण के लिए दबाव भी डाला। पीड़िता ने बताया कि पहले उन्हें डर था, इसलिए पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। शिकायत में ममकूटथिल के साथी फेनी नैनन का नाम भी शामिल है। आरोप है ये दोनों उन्हें होमस्टे तक ले गए और जबरदस्ती ये हमला किया। यह हमला कांग्रेस पार्टी और केरल की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने रांची में पहला वनडे मैच 17 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें होंगी सीरीज कब्जाने पर। वहीं मेहमान टीम खुद को सीरीज में बनाए रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.